दोस्तों नमस्कार। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपको सीक्रेट घर जमाई कहानी कैसी लग रही है? आप ये हमें हर रोज जरूर बताते रहें। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सुकून एफएम को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही एक नई कहानी भी लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है कि वो कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि हम नई कहानी की टाइमिंग क्या रखें। आप लोगों के लिए कौन सा टाइम सही रहेगा नई कहानी के लिए। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मनदीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अनिकेत ने भागने के लिए प्राची को होस्टेज बना लिया था, लेकिन समर ने एक पेन से ही उसके हाथ पर बिल्कुल निशान बना दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर जिया ने अनिकेत के साथ आकाश और वरुण को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस के जाने के बाद कियारा ने समर को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नए डायरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए कहा। समर पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में गया। वहां उसकी टक्कर अनिकेत के साले लक्ष्य से हो गई थी, लेकिन समर ने उसको एक ही पंच में हरा दिया। और इसके बाद समर ने रोहन को डिपार्टमेंट का नया डायरेक्टर बना दिया। उसके बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ चला गया था, जहां 5 मिनट में उसको एक खूबसूरत लड़की मिल गई। समर को पता ही नहीं चला कि वो कब फाइनेंस डिपार्टमेंट के फ्लोर पर पहुंच गया। जब लिफ्ट की टिन टिन की आवाज आई, आवाज सुनकर समर होश में आया और वो बड़बड़ाता हुआ लिफ्ट से बाहर निकला। वो सुंदर सी लड़की भी जल्द से लिफ्ट से बाहर निकली और जल्दबाजी में समर से टकरा गई। समर उसके शरीर की खुशबू महसूस कर पा रहा था। समर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, बस उस लड़की को घूर घूर कर देखे जा रहा था। उस लड़की की उम्र भी 24-25 साल की ही थी। समर अपनी कोमल स्किन को टच करके अभी भी शरीर को फील कर रहा था, जिससे उस एक माहौल माहौल बन गया। तभी उस लड़की ने एक छोटी सी आह भरी। आउच! उसके पैर पे मोच आ गई थी, जिसकी वजह से वो समर से टकरा गई। तभी समर ने उसको गुस्से में घूरते हुए कहा, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? हालांकि वो लड़की अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत थी, और उसकी खूबसूरती भी समर को मनमोहक लग रही थी, लेकिन फिर भी वो समर सबके सामने उसे ऐसे नरम नहीं पड़ना चाहता था। उस लड़की ने जल्दी में खुद को संभाला और अपनी नजरें ठीक करके खड़ी हो गई। तभी उसने शर्माते हुए समर से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर। वो मेरे पैर में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से मैं ये डिसबैलेंस हो गई और आपसे टकरा गई। आई एम रियली रियली सॉरी। ये कहते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे धीरे मालिश करने लगी। वो बहुत घबरा गई थी। खुद को शांत करने के लिए वो मालिश कर रही थी। उसकी घबराहट के साथ वो दर्द और उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगा था। समर ने जब उसके चेहरे पर दर्द की परछाई देखी, तो उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं मिस, पहले तो ऐसे घबराना बंद करो, और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पैर पर बहुत ज्यादा लग गई है। मुझे एक बार देखने दो, मैं भी ठीक कर दूंगा। उस लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या आपको पैर की मोच निकालनी आती है? समर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़की को पकड़कर एक चेयर पर बैठा दिया। उसको चेयर पर बैठाने के बाद वो खुद नीचे बैठ गया और उसने लड़की का पैर पकड़ा और अपने जांग पर रख लिया। उसकी एड़ी को टटोलना शुरू कर दिया, जिससे उसे पता चल जाए कि मोच कहाँ आई है। वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, बस समर की तरफ देखे जा रही थी। तभी समर ने उसके पैर की उंगलियों में अपनी उंगलियां डाली और उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे पैर को एक झटका दूंगा, जैसे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, थोड़ा सहन कर लेना, पहले थोड़ा दर्द होगा। ये कहते हुए समर ने एक जोरदार झटका दिया। एक कटाक की आवाज आई, और एक झटके की वजह से ही उस लड़की की एक जोरदार चीख निकल गई, जिससे फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज उन दोनों की तरफ ही देखने लगे। लोगों की नजरें अपनी और तरफ देखकर लड़की को बहुत शर्म आने लगी थी। शर्म की वजह से उसका चेहरा वाइन की तरह लाल हो गया था। वो कहीं छुप जाना चाहती थी, लेकिन समर को लोगों की नजरों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा,
बस बस 1 मिनट रुको, तुम्हारा पैर अभी ठीक हो जाएगा, देखना तुम बिल्कुल सही चलने लगोगी। ये कहते हुए उसकी एड़ी की मालिश करने लगा। कुछ ही सेकंड में उस लड़की के पैर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, अब तुम खड़ी होकर चल कर देखो। अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? मुझे तो लग रहा है कि अब दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो लड़की चेयर से खड़ी हुई, चलकर देखने लगी। जैसे उसने चलकर देखा, उसका दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। वो खुशी के मारे कूद कूद कर देखने लगी। उसने खुशी से कूदते हुए समर को गले लगाया और एक्साइटमेंट में समर की गाल पर किस ही कर दिया। किस करने के बाद वो एकदम से उसके होश आया और वो अभी भी ऑफिस में ही थी। उसको बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। शर्म के मारे उसका डूब मरने का मन हो गया था। उसने ये एकदम से क्या कर दिया, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं समर अपनी जगह पर ऐसे खड़ा था जैसे एकदम से हैंग हो गया हो। उसका मुंह खुले के खुला रह गया था। वो उस लड़की को घूर कर देख रहा था। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग भी उन दोनों को ऐसे ही घूर घूर कर देखने लगे थे। वो लड़की लोगों की नज़रों में सामना नहीं कर पाई। उसने ऑफिस की तरफ अपने भाग गई और खुद की गलती होने के बावजूद भी उसको समर पर गुस्सा आ रहा था। वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज के फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर थी। वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई थी और उसे फीवर हुआ था। इसके लिए वो हॉस्पिटल से ड्रिप लगवा कर आई थी। तभी उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी ने फ़ोन किया था। तब उसको पता चला कि कंपनी में 10 मिलियन की चोरी हो गई। पूरी कंपनी इस मामले की जांच कर रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो भी जांच करे और चोर को पकड़ने में कंपनी की मदद करे। इसलिए ही उसने अपनी ड्रिप बीच में ही उतरवा दी और तुरंत कंपनी की तरफ भाग खड़ी हुई। लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो कंपनी में पहुंचने के बाद समर से टकरा जाएगी। और इतना ही नहीं, एक्साइटमेंट में उसे किस भी कर देगी। अगर जस्ट वो टकरा जाते तो ठीक था, अपनी मोच का दर्द भी वो झेल लेती। समर को क्या जरूरत थी उसकी मोच निकालने की? अगर वो मोच न निकालता तो वो इतनी एक्साइटेड न होती और उसको किस न करती। इसलिए वो इस सब का जिम्मेदार समर को ही समझ रही थी। इस वजह से उसको समर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो समर को एक सबक सिखाना चाहती थी, उसे कुछ सजा देने के बारे में सोच ही रही थी। लेकिन तभी उसको शर्म भी आ रही थी। उसको अभी अभी नहीं पता चला कि चोर पकड़ा गया है। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले वो पैसे का मुकदमा सुलझाएगी और बाद में वो समर से निपटेगी। वो नहीं जानती थी कि समर कौन है, क्योंकि उसने अभी तक समर को देखा भी नहीं था। ये सब सोचते हुए वो अपने कैबिन में पहुंची और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वहीं बाहर समर अभी भी उस सुंदर सी लड़की को ऐसे शर्मा कर जाता हुआ देखकर हल्के से मुस्कुराने लगा था। तभी उसकी नज़र वहां जमीन पर चमक रही उस नेम प्लेट पर पड़ी। वो तुरंत समझ गया कि नेम प्लेट उसी लड़की की होगी। समर ने तुरंत झुककर वो नेम प्लेट उठाई और उस पर लिखा हुआ वो नाम पढ़ा, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाइस डायरेक्टर साक्षी शर्मा। वो समझ गया कि साक्षी ही फाइनेंस डिपार्टमेंट की वॉइस डायरेक्टर है। समर ने नेम प्लेट को अपनी मुट्ठी में बंद किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। वो अब सभी के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने देखा फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लेडीज ही थी। उनमें से कुछ तो बहुत क्यूट और सुंदर लड़कियां थी। सभी ने समर को घेर लिया। सुंदर लड़कियां तो समर को अपनी लुक्स से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। सभी ने अपनी आंखों में देखा था कि सीईओ ने समर को फाइनेंस डायरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए कहा था और इसलिए कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। हर कोई समर को किसी भी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर बन जाए। वहीं उधर साक्षी को भी पता चल गया था कि चोर पकड़ा गया है और चोर कोई और नहीं, उनका ही डायरेक्टर आकाश ही था। वो अवाक रह गई। उसको बेचारी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आकाश भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि एक तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत लंबे समय से कंपनी में काम भी कर रहे थे। वो पिछले 2 साल से अग्रवाल इंडस्ट्रीज में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। उसने देखा था कि आकाश अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और जिम्मेदार भी था। वो उनकी बहुत इज्जत भी करती थी। तभी उसका ध्यान बाहर के शोर ने अपनी तरफ खींच लिया। वो तुरंत अपने कैबिन में से निकली और देखने लगी कि बाहर आखिरकार हो क्या रहा है।
उसने देखा कि एक डिपार्टमेंट की सभी लड़कियां एक लड़के को घेर कर खड़ी हैं। उसको अभी तक ये पता नहीं चला था कि सीईओ ने किसी को नए डायरेक्टर की चयन करने के लिए कहा है। इसलिए उसको ये नहीं पता था कि इस बात के लिए उन लड़कों ने उस लड़के को घेर रखा था। वो मन ही मन सोचने लगी और बोली, क्या हो रहा है यहाँ? ये सब ड्यूटी टाइम में काम करने की बजाय इस लड़के को घेर कर क्यों खड़ी है? क्या ये लड़का इतना हैंडसम है जो ये सभी लड़कियां इतनी पागल हुई जा रही है? ये सब सोचते हुए वो इन लड़कियों को साइड करते हुए समर के पास आई और जब उसने उस समर का चेहरा देखा तो वो चौंक गई। ये तो वही लड़का था जो गलियारे में उससे टकराया था और उसने उसको किस कर दिया था। उसको समर पर फिर से गुस्सा आने लगा। उसने समर को घूरते हुए अपने मन ही मन कहा, क्या ये बेवकूफ लड़का मेरे पीछे पीछे तक यहाँ आ गया? इसका दिमाग तो खराब नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं होठ हूं, लेकिन तुम ऐसे दिन दहाड़े मेरा पीछा तो नहीं कर सकती। आखिरकार क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? वो जानती थी कि वो बहुत सारे लड़के जो उसके ग्लैमरस लुक को देखकर उसके पीछे पीछे आ जाते थे, वैसे मजनुओं को बहुत परेशान होती थी। इसलिए जब उसने देखा कि समर और उसके पीछे पीछे आ गया है तो उसको ये बात बहुत ही सस्पिशियस लग रही थी। तभी समर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे मिस ब्यूटी, देखा हम फिर मिल गए। और ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगा और साक्षी की आंखों में देखने लगा। साक्षी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें दोबारा कौन मिलना चाहता था? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि हम दूसरे एक दूसरे को जानते हैं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूं। तुम साक्षी हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर। साक्षी ने थोड़ा गुस्से में घूरते हुए थोड़ी कड़क आवाज में कहा, क्या तुम मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूं कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को कभी भी एंटरटेन नहीं करती। और चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। समर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या बकवास कर रही है ये? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? ओह! समर को समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे। उसने बस मन ही मन कहा, ऐसे नार्सिसिस्ट होना बंद करो। हालांकि तुम प्यारी दिखती हो, लेकिन मेरी पत्नी की तुलना में तो तुम कुछ भी नहीं हो। अभी मैं इतना पागल भी नहीं हुआ हूं कि तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दूं। जब समर कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तो साक्षी ने उसको ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे पास मेरी बातों का जवाब नहीं है क्या? उसे लगा कि इस समर के मन की बात सबके सामने बना दी, इसलिए उसे जवाब देने में अब शर्म आ रही है। इसलिए उसने आगे कहा, हाँ, जब चोर पकड़ा जाता है ना, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह ऐसे ही चुप करके सबकी ओर देखता रहता है और कुछ बोल नहीं पाता। उसकी बातें सुनकर समर ने अपनी आंखें घुमाई। वो अवाक रह गया। उसने हैरान होते हुए धीरे से कहा, मिस ब्यूटी, तुम तो बहुत ज्यादा ही नार्सिसिस्ट नहीं हो क्या? मैं यहाँ कोई तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपना काम करने के लिए आया हूँ। वो ये तो समझ गया था कि साक्षी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो उससे भी ज्यादा नार्सिसिस्ट निकलेगी। उसको अपनी खूबसूरती का कुछ ज्यादा ही घमंड था। समर की बात सुनकर साक्षी ने हैरान होते हुए पूछा, अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो तो तुम यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या करने आए हो? उसे समर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो उसके लिए ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में आया है और वो उसका पीछा ही कर रहा है। समर ने एक ठंडे मुस्कान के साथ साक्षी की तरफ देखा और कहा, ये तुमने अपनी नेम प्लेट वहां पर गिरा दी थी। मैं तो बस ये तुम्हें वापस देने के लिए आया था। ये कहते हुए उसने वो नेम प्लेट अपने हाथ में रखी और साक्षी के हाथ में थमा दी। साक्षी ने अपनी नेम प्लेट की तरफ देखा और बुदबुदाते हुए कहा, ओह, ये तो सच में मेरी ही नेम प्लेट है। उसकी आंखें हैरानी और शर्म से भर गई थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद उसने समर को गलत समझ लिया है। इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो समर से नजरें मिला ले। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी घुमाते हुए शर्माते हुए शर्म से समर से कहा,
थैंक यू एंड सॉरी, मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया। उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी और अजीबपन दिखाई देने लगा। वो समझ गई थी कि सामने वाला जब से मिला है और जब से उसकी मदद ही किया जा रहा है, लेकिन वो तब से ही उसे गलत समझ रही है। उसने अभी अभी जो कहा था उसके बारे में सोच समझकर उसको बहुत शर्म आ रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसने अपनी नजरें झुका ली और समर को कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। समर ने जब देखा साक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने टॉपिक चेंज करने के लिए हल्के से मुस्कुराते हुए साक्षी से पूछा, कोई बात नहीं, अब छोड़ो इन बातों को। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऐसा कौन है जो नया डायरेक्टर बन सकता है? साक्षी फाइनेंस डिपार्टमेंट की वाइस डायरेक्टर थी और वो फाइनेंस के काम करने के तरीकों को अच्छी तरीके से जानती भी थी। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सभी को अच्छे तरीके से जानती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो उससे पूछकर इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के आखिर नए डायरेक्टर किसको बनाना चाहिए। साक्षी में नाम अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, ये फैसला तो सीईओ मैडम करेंगी कि नया डायरेक्टर कौन होगा। वो वास्तव में कोई राय देना चाहती नहीं थी। साक्षी कंपनी में अपनी पोजीशन के बारे में अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि कियारा अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ हैं और सब कुछ कियारा ही तो तय करेगी। वो किसी एक का नाम लेकर दूसरों को ऑफेंड भी नहीं करना चाहती थी। समर को उसका जवाब बहुत पसंद आया कि साक्षी ने लक्ष्य की तरह खुद को डायरेक्टर बनने की कोशिश नहीं की। समर की नज़रों में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। अगर साक्षी ने खुद को फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाने की सिफारिश की होती तो उसे विचार करना पड़ता कि वो डायरेक्टर बनने के लायक है भी या नहीं, लेकिन अब उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए समर ने हल्के में मुस्कुराते हुए साक्षी से कहा, साक्षी, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि पुलिस ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर नहीं है। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बिना डायरेक्टर के तो नहीं चल सकता। इसलिए मैं तुम्हें अभी अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बना रहा हूं। उसकी बात सुनकर साक्षी के चेहरे पर एकदम से आश्चर्य का भाव उभर आया। उसको समर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या तुम मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बना रहे हो? और ये अधिकार तुम्हें दिया किसने कि तुम नए डायरेक्टर का चयन करो? ये अधिकार तो सिर्फ कंपनी की सीईओ का है। आखिरकार तुम हो कौन? उसके चेहरे पर भी हैरानी और संदेह आ गया था। साक्षी की आंखों में संदेह देखकर समर ने हल्के से कहा, साक्षी, सीईओ मैडम ने ही मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर का नाम रिकमेंड करने का अधिकार दिया है और अब मैं तुम्हारा नाम रिकमेंड कर रहा हूं, इसलिए अभी के अभी तुम ये पोस्ट संभाल लो। साक्षी से कहने के बाद समर ने सबके सामने अनाउंस करते हुए कहा, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज को सूचित करता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के रूप में साक्षी शर्मा का नाम रिकमेंड कर रहा हूं और जब तक सीईओ मैडम ऑफिशियली साक्षी को फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर देती तब तक साक्षी आप लोगों को टेम्परेरी डायरेक्टर के रूप में मिलेगी और सभी काम साक्षी ही देखेगी। उसकी अनाउंसमेंट सुनकर सभी साक्षी की तरफ देखकर ताली बजाने लगे। उनके पास आकर उनको बधाई देने लगे। सभी ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, साक्षी मैडम, साक्षी मैडम, फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। साक्षी को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। उसका चेहरा कंफ्यूजन से भरा हुआ था। उसको ऐसे कंफ्यूजन में देखते हुए एक सुंदर सी लड़की एक बड़ी मुस्कान के लिए साक्षी के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, हाँ साक्षी मैडम, आज आप लेट आई हैं इसलिए आपको नहीं पता चला। सीईओ मैडम ने सबको हम सब के सामने कहा था कि समर ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर का चयन करेगा, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बन ही गई हैं। तभी एक लड़की ने और चिल्लाते हुए कहा, साक्षी मैडम, अब जब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बन ही गई हैं तो आज रात हमें पार्टी चाहिए। अब ज्यादा सोचिए मत, बस अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए।
उसके आसपास के सभी लोग उसे लगातार बधाई दे रहे थे। अपने आसपास के सभी लोगों से साक्षी को आखिरकार समझ में आ ही गया कि सच में वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड बन गई है। अब जब इस आदमी ने उसका नाम रिकमेंड करने का फैसला ही कर लिया है, तो उसको भी अब अपनी पोस्ट अच्छे से संभालनी पड़ेगी। उसको इस अचानक हुई प्रमोशन की खुशी हो रही थी, साथ ही वो थोड़ी हैरान भी थी। और डीएवी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी, बहुत लंबे समय से फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। उसको एक्सपीरियंस और एजुकेशन बैकग्राउंड को देखते हुए उसे बहुत पहले ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बना देना चाहिए था। लेकिन आकाश वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता का छोटा भाई था, इसलिए उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट डायरेक्टर आकाश को बना दिया था। लेकिन अब जब आकाश गिरफ्तार हो ही गया था, तो आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वो साक्षी बन गई थी। आज उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी, इसलिए साक्षी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। तभी समर ने मुस्कुराकर साक्षी की कृतज्ञता भरी आंखों से देखते हुए कहा, ठीक है मिस ब्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाना। अगर कोई दिक्कत आए तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। मैं समर हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट का मेंबर। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ा और सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा। क्योंकि उसे सिक्योरिटी डायरेक्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर दोनों के लिए अच्छे कैंडिडेट मिल गए थे, इसलिए वो सीधा सेल्स डिपार्टमेंट में गया और अपने काम पर लग गया। पहले जब समर सेल्स डिपार्टमेंट में आता था, तो उसके कलीग हमेशा उसकी उपेक्षा करते थे। और अब जब वो सेल्स डिपार्टमेंट में एंटर हुआ, तो सभी उसको सम्मान भरी नज़रों से देख रहे थे। कुछ कुछ तो उसके साथ बात करने की भी कोशिश करने लगे थे। सबको यही लग रहा था कि अगर वो समर के साथ अच्छे रिलेशन बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों ने उसे सबसे पहले उसे ध्यान से देखा था और कभी भी उसको नोटिस नहीं किया था, आज वो लोग भी आगे झुक झुक कर उसका सलाम कर रहे थे। सभी लोग समर को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे समर ही अग्रवाल इंडस्ट्रीज का सीईओ हो। सभी ने अपनी आंखों से देखा कि कियारा उसको कितनी इज्जत दे रही थी। उन सभी ने देखा कि पहले जब प्रणव को निकाला गया था, तब भी कियारा ने समर की सलाह से प्राची को सेल्स टीम का हेड बनाया था। और अब भी कियारा ने समर की ही सलाह मांगी थी, इसलिए सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। उससे दोस्ती भी करने की कोशिश कर रहे थे कि आगे चलकर वो भी उनका नाम रिकमेंड करे और उनकी भी प्रमोशन हो जाए। समर ये सब कुछ समझ तो रहा था, इसलिए उसने किसी पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सीधे जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। उसने सबसे पहले कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। अग्रवाल इंडस्ट्रीज और कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का था। बेशक उसे इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता तो थी ही, कि इसमें कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए थी। वो पूरे ध्यान से प्रोजेक्ट की सभी शर्तें पढ़ रहा था और उसमें इतना खो गया था कि उसको समय का पता भी नहीं चला कि कब बीत गया। उसने टाइम देखा तो उसकी ड्यूटी का टाइम लगभग पूरा होने को आ गया था। छुट्टी का टाइम भी हो ही गया था, इसलिए वो घर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो बिल्डिंग से बाहर भी आ गया। जैसे ही समर अग्रवाल इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग से बाहर निकला, तभी उसके फोन की रिंग बजी। ट्रिंग ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग। उसने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि यंग मास्टर गौरव का कॉल आ रहा था। समर ने तुरंत फोन उठा लिया और यंग मास्टर गौरव से पूछा, हेलो गौरव, कैसे हो, क्या चल रहा है? फोन के दूसरी तरफ से यंग मास्टर गौरव की एक्साइटेड और ऊर्जा से भरी हुई आवाज आई, समर भाई, समर भाई, मैं उस दिन से तुम्हारी बताई दवाई खा रहा हूँ। मेरे बहुत अंदर एनर्जी भर गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये एनर्जी निकालूं कैसे। इसलिए मैंने सोचा क्यों न आज मालिश करवाने चले। समर ने भी यंग मास्टर गौरव की बात में सहमति होते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो इन दोनों बहुत व्यस्त था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वो भी मालिश करवाना चाहता था। गौरव ने खुशी भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ठीक है समर भाई, तुम जल्द से आओ, मैं तुम्हें सनराइज पैलेस के दरवाजे पर मिलूंगा। गौरव बहुत एक्साइटेड था। उसने बात करने के लिए बाद तुरंत फोन रखा और अपनी मर्सिडीज में सनराइज पैलेस की ओर चल पड़ा। वहीं समर भी टैक्सी में बैठ गया था। लगभग आधे घंटे बाद सनराइज पैलेस के बाहर पहुंच गया था।
सनराइज पैलेस पहुंचते ही उसने देखा गौरव दरवाजे पर उसी का इंतजार कर रहा था। रात हो ही चुकी थी और इंदौर शहर की सड़कें रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रही थी। शहर के सभी अमीर लोग नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल गए थे। सनराइज पैलेस अमीर लोगों की पहली पसंद था, इसलिए वहां इस समय बहुत भीड़ थी। गौरव ने जब देखा कि समर आ गया है तो वो तुरंत समर की ओर बढ़ा और एक्साइटमेंट में बोला, अरे समर भाई, आप आ ही गए हैं। वो समर को अपना आदर्श मानता था। उसने न केवल उसकी बचपन की समस्या को ठीक किया, बल्कि उसे एक परफेक्ट मर्द भी बना दिया था। यह उसके लिए बहुत बड़ा उपकार था। समर ने गौरव के चेहरे को अच्छे तरीके से देखा और उसने उसकी नब्ज चेक की। नब्ज चेक करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, गौरव, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल लाल हो गया है। तुम्हारी नब्ज भी बता रही कि तुम्हारी किडनियां बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद समर ने उसका निरीक्षण किया और देखा कि यंग मास्टर गौरव का चेहरा अब गुलाबी हो गया था। उसकी किडनी बिल्कुल सही तरह से ठीक हो गई थी, कोई कमी नहीं थी। उसका शरीर ऊर्जा से भरपूर था और वो एक बहुत अच्छा संकेत था। गौरव ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ समर भाई, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और अब मुझे अपने शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी भी महसूस नहीं होती। गौरव की आंखें गर्व से भरी हुई थी। पहले हर कोई उसको लड़की या किन्नर कहकर उसका मजाक बनाता था और वो किसी को भी जवाब नहीं दे पाता था, लेकिन अब वो सभी को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। अपनी इस कमी की वजह से उसने एक दो बार तो सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अब समर ने उसको एक नई जिंदगी दे दी थी। समर ने गौरव को कंधे से थपथपाया और उसे आगे बढ़ने के लिए बोला और कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन तुम्हें अभी भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है। लगातार दवाई लेने की जरूरत है। समर नहीं चाहता था कि गौरव किसी भी तरह से कोई लापरवाही करे, उसको भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए उसने उसको पहले ही चेतावनी दी थी कि जो वो हमेशा सेहतमंद रहेगा तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसे ही बात करते करते दोनों सनराइज पैलेस के अंदर चले गए और सबसे पहले वो स्टीम रूम में गए, जहाँ पर उन्होंने स्टीम बाथ लिया और कुछ देर स्टीम बाथ लेने के बाद वो गर्म पानी में नहाने के लिए चले गए। नहाने के बाद गौरव समर को लेकर किंग लॉबी में आ गया। यह एक प्राइवेट कमरा था जो बहुत ही आलीशान था। ये कमरा यंग मास्टर गौरव का सबसे पसंदीदा कमरा था। लेकिन जैसे ही गौरव और समर किंग लॉबी में आए तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से कोई बैठा हुआ था। ये यंग लड़का था। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी नाक लंबी थी। यह बहुत ही हैंडसम भी दिख रहा था। इस हैंडसम युवक को देखकर यंग मास्टर गौरव ने अपनी भौहें सिकोड़ दी और उनका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। ये युवक कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर गौरव का छोटा भाई, वर्मा परिवार का होनहार बेटा सेकंड यंग मास्टर सौरव वर्मा था। सौरव ने यंग मास्टर गौरव की तरफ हल्के से आंख उठाते हुए देखा और कहा, भाई, अब जब आप देख ही रहे हैं कि मैंने एक कमरा पहले ही रिजर्व कर लिया, आप अपने दोस्त को लेकर दूसरे कमरे में चले जाइए। सौरव ने गौरव से यह बात कहते हुए गौरव के बगल में खड़े समर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। लेकिन समर को उसकी इग्नोरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा। गौरव ने भौहें सिकोड़ते हुए सौरव की बात का जवाब देते हुए कहा, छोटे भाई, आज मेरा बहुत ही खास दोस्त आया है मेरे साथ। प्लीज आप ये किंग लॉबी आज मुझे दे दो। आज से पहले गौरव ने सौरव को कभी भी किसी चीज के लिए बहस नहीं की थी, लेकिन आज वो समर के साथ था और वो समर का बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहता था। उसे निराश नहीं करना चाहता था। ये पहली बार था जब यंग मास्टर गौरव 20 सालों में अपने छोटे भाई से किसी चीज की मांग कर रहा था। सौरव ने यंग मास्टर गौरव को ठंडे अंदाज में देखा और थोड़ा मजाकिया लहजे में गौरव का मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़े भाई, मैं आपके लिए किंग लॉबी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी आप यहाँ क्या करेंगे? आप कुछ तो कर सकते नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्त को लेकर कहीं और चले जाएं। जैसा आप हैं वैसे ही आपका दोस्त भी नामर्द होगा। सौरव अपने बड़े भाई को बहुत नीची नज़रों से देखता था, क्योंकि सभी जानते थे कि यंग मास्टर गौरव इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के साथ पैदा हुआ था। इसलिए वो उसे बचपन से ही चिढ़ाता था और धमकाता था। उसने गौरव को हमेशा से सिर्फ परेशान ही किया था। इसके अलावा वर्मा परिवार का पूरा बिजनेस भी सौरव के कंट्रोल में था।
उसके पिता भी उसे बहुत पसंद करते थे और वो गौरव को देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा उनको घर पर अपमानित ही किया जाता था। सौरव के दिल उसके बड़े भाई के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। वो उसको एक कमज़ोर इंसान समझता था और उसकी नज़रों में गौरव सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जो मरने तक अपने परिवार पर निर्भर रहेगा। सौरव की बात सुनने के बाद गौरव का चेहरा बदल गया और उसको बहुत दुख हो रहा था। उसने नहीं सोचा था कि उसका अपना छोटा भाई उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा और उसके साथ साथ समर की भी बेइज्जती कर देगा। अगर सौरव अकेले उसकी बेइज्जती करता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से ही उसको इन सभी बातों की आदत थी। लेकिन उसने उसके मेहमान की बेइज्जती करी थी। उसने समर को भी नामर्द कह दिया था। यंग मास्टर गौरव पूरी दुनिया में समर का ही सबसे ज्यादा सम्मान करता था, इसलिए उसको अपने छोटे भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका छोटा भाई उसके पापा को बहुत पसंद था और वो पूरी वर्मा इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता था। उदाहरण के लिए इस सनराइज पैलेस क्लब को ही ले लें। यह क्लब भी सौरव के अधीन आता था। यंग मास्टर गौरव भले ही यहाँ समय बिता सकता था, लेकिन उसके पास इसे मैनेज करने का कोई अधिकार नहीं था। पास में खड़ा समर भी समझ गया था कि यंग मास्टर गौरव अपने भाई सौरव के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए उसने गौरव की मुश्किल स्थिति को देखते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, गौरव तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही ही कह रहा है। अब जब वो इस कमरे में पहले से मौजूद है तो हम किसी और कमरे में चले जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक प्राइवेट कमरा ही तो था। वो नहीं चाहता था कि वो दोनों भाई इस तरह से आपस में लड़ें और उसके लिए एक कमरे और दूसरे कमरे में कोई फर्क नहीं। उसके हिसाब से कमरे के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो सिर्फ आराम चाहिए था, जिसके लिए वो थोड़ी मसाज करवाना चाहता था। उसको कमरे और सौरव से कोई भी लेना देना नहीं था। समर की बात सुनकर गौरव ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, समर भाई, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई आज यहाँ आएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको यहाँ पर लेकर ही ना आता। गौरव समर से नजरें नहीं मिला पा रहा था। समर ने उसको एक नई जिंदगी दी, लेकिन उसकी वजह से ही उसके भाई ने समर को बेइज्जती किया, जिसकी वजह से वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। अगर वो वर्मा इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रहा होता तो अपने भाई को बहुत पहले ही वहां से निकलवा देता, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसा कर भी नहीं सकता था। तभी समर ने धीरे से कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं गौरव, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये एक छोटा सा कमरा ही तो है, ये कोई बड़ी बात नहीं। समर को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके अलावा सौरव वर्मा परिवार और वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हेड था। वो सिर्फ एक मेहमान था। वो यंग मास्टर गौरव के लिए मुश्किल खड़ा करना नहीं चाहता था। समर और यंग मास्टर गौरव एक साथ किंग लॉबी से निकले और प्लम ब्लॉसम लॉबी में चले गए। प्लम ब्लॉसम लॉबी किंग लॉबी से थोड़ी सी छोटी थी। सजावट भी उतनी शानदार नहीं थी। वो स्पष्ट रूप से किंग लॉबी से थोड़ी सी कम स्तर की थी। दोनों प्लम लॉबी के अंदर घुसे और वहां लगे सोफे पर बैठ गए। सोफे पर बैठते ही गौरव ने अपने लिए बियर की एक दर्जन से ज्यादा बोतलें मंगवा ली और एक के बाद एक बोतल पी गया। अब वो लगातार बियर पिए जा रहा था। उसने अपने छोटे भाई की बातों से बहुत दुख आया था और वो अपने दुख को भुलाने के लिए इतनी बियर पिए जा रहा था। समर ने जब देखा गौरव बहुत ज्यादा पी रहा है तो उसने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, गौरव, तुम्हें इतनी बियर नहीं पीनी चाहिए, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वो समझ गया कि गौरव उसे अपने भाई की बातों को लेकर दुखी हो गया है। वो इससे पहले जितना यहाँ आने के लिए एक्साइटमेंट था और उतना ही ज्यादा अब दुखी हो गया था। वो इस दुख को भुलाने के लिए इतनी ही ज्यादा बियर पी रहा था। यंग मास्टर गौरव ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, समर भाई, तुमने भी देखा ना, वर्मा परिवार में मेरी कोई हैसियत नहीं। पूरा फैमिली बिजनेस मेरे हाथ मेरे छोटे भाई की कंट्रोल में है। मेरे पास इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर सकूं। मेरा पूरा परिवार मुझे नामर्द कहकर चिढ़ाता था और आपने भी मेरा इलाज कर दिया, लेकिन मेरे परिवार से तो इतना भी नहीं हुआ कि मेरा ढंग से कहीं इलाज ही करवा देते। अगर मुझे बीमारी थी, इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी माँ की गलती की सजा बचपन से मुझे मिलती आई। गर्भ में बच्चे का ख्याल रखना माँ की जिम्मेदारी होती है। हाँ, मुझे गर्भ में चोट लगी तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये पूरी गलती मेरी माँ की थी।
लेकिन वो भी इसी के साथ मुझे आज तक ताने मारती आई है। अगर इन सभी को मुझसे इतनी ही नफरत थी तो मुझे पैदा ही क्यों कर दिया। ऐसे लोगों के सामने मुझे जलील करके पल पल तड़पा तड़पा कर मुझे मारने की क्या जरूरत है भला। गौरव इस समय बहुत दुखी हो गया था। वो बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ पैदा हुआ था और इसलिए उसके परिवार में उसको बहुत निजी नज़रों से देखा जाता था। उसके पापा उसको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसका छोटा भाई उसको हमेशा परेशान करता रहता था। सिर्फ समर ही वो पहला व्यक्ति था जो बचपन से लेकर आज तक उसका दोस्त बना था और उसको अपना दोस्त मानता भी था। इसलिए उसको समर के साथ समय बिताना पसंद था, क्योंकि वो उसको कमतर फील नहीं करवाता था और वहाँ उसके साथ यहाँ अच्छे से इंजॉय भी करता था। लेकिन आज तो उसके छोटे भाई ने उसके दोस्त की भी इंसल्ट कर दी थी। समर ने हल्के से मुस्कुराया और उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा, गौरव अब तुम ठीक हो गए हो। अब तुम्हें कोई भी कमतर नहीं करवाएगा फील। तुम्हें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए और सबको अपनी इस नई ताकत का आभास करवाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने भाई से ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। देखना, इंदौर शहर का भी एक यंग मास्टर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। इंदौर शहर के अलग 3 यंग मास्टर थे, ईशान, कार्तिक और विवान। सभी तेज तर्रार थे और बहुत ज़्यादा अड़ियल भी थे। केवल यंग मास्टर गौरव का चरित्र ही अच्छा था और ये इसी वजह से था कि समर ने उसकी बीमारी का इलाज किया था और उसे एक दोस्त की तरह मानता भी था। लेकिन समर की बातों का गौरव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने वाइन का ग्लास उठाया और उदास होकर कहा, समर भाई, ये लो, तुम भी मेरे साथ पियो। समर ने हाँ में सिर हिलाया और अपना वाइन का ग्लास उठाया और गौरव का मूड ठीक करने के लिए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा, लेकिन इस गम में नहीं, हमारी दोस्ती और तुम्हारे ठीक होने की खुशी में पीऊंगा। उसकी बात सुनकर गौरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, अब मैं और दुखी नहीं होऊंगा। ये कहते हुए उसने समर के गिलास में अपना गिलास टकराया और एक ही घूंट में पी गया। समर ने भी एक ही बार में अपने वाइन का गिलास खत्म कर दिया। इधर ये दोनों वाइन पी रहे थे, वहीं उधर किंग लॉबी में सौरव के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बगल में बैठी उस खूबसूरत सी लड़की से कहा, नित्या, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक यूनिवर्सिटी की छात्रा काम कर रही है, क्या ये राइट है? वो लड़की बहुत सुंदर थी, उसका चेहरा बहुत आकर्षक था और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नित्या थी, सनराइज पैलेस की मैनेजर। नित्या ने सुंदर मुस्कान के साथ कहा, हाँ सेकंड यंग मास्टर, ये सच है। उस लड़की का नाम तन्वी है और वो एक यूनिवर्सिटी की छात्रा है। वो बहुत ही सुंदर भी है। सौरव ने सिगार का कश लिया और धुआं उड़ाते हुए बोला, ठीक है, तो तन्वी को यहाँ मेरी मालिश करने के लिए भेजो, मैं भी तो देखूं उसकी खूबसूरती को। नित्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन सेकंड यंग मास्टर, मुझे यंग मास्टर गौरव ने कहा कि तन्वी सिर्फ मिस्टर समर को ही सर्विस देगी और किसी को नहीं। उसे अच्छी तरह याद था कि यंग मास्टर गौरव ने उसे पहले ही कह दिया था कि तन्वी सिर्फ समर की मालिश करेगी और किसी की भी नहीं। सौरव ने नित्या को ठंडे अंदाज में कहा, नित्या, मैं यहाँ का असली मालिक हूँ। मेरे उस बेवकूफ भाई की बातों का क्या मतलब है? तुम्हें अभी भी तन्वी को यहाँ मेरी मालिश करने के लिए भेजना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगा। सौरव के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सौरव की बात सुनकर नित्या हैरान हो गई। उसे सिर्फ इतना याद था कि यंग मास्टर गौरव ने कहा कहा था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि सनराइज पैलेस का असली सेकंड यंग मास्टर सौरव ही था और ये यंग मास्टर गौरव कुछ भी नहीं था। सौरव की धमकी सुनकर वो उदास हो गई। उसे पहले ये पता होता तो वो सीधे तन्वी को बुला लेती, वो यंग मास्टर का जिक्र भी ना करती। उसको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी इंपॉर्टेंट बात को आखिरकार भूल कैसे सकती है। अपनी उदासी को छुपाते हुए नित्या मुस्कुराकर सिर झुकाते हुए बोली, ठीक है सेकंड यंग मास्टर, मैं अभी तन्वी को भेजती हूँ और उसको आपकी अच्छी से मालिश करने के लिए भी कहूंगी। ये कहते हुए वो तन्वी को बुलाने के लिए बाहर चली गई। कुछ ही देर में तन्वी को लेकर अपने साथ वापस आ गई। तन्वी की खूबसूरती देखकर सौरव की आंखें चमक उठी। उसकी आंखों में गर्व से भाव दिखाई देने लगा।
तन्वी की सुंदरता देखकर सौरव धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, वाह, ये कितनी खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे कोई अप्सरा ही स्वर्ग से उतरकर नीचे आ गई। ये वर्मा परिवार का सेकंड यंग मास्टर था। उसने कई लड़कियों को डेट किया था और कई के साथ रिलेशन में रहा था, लेकिन उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी। ये लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी गोरी त्वचा, चमकती आंखें और एक लंबी नाक उसके चेहरे की विशेषताओं को बहुत सुंदर बना रही थी। उसका चेहरा एकदम परफेक्ट था। उसके पिंक होठ लिपस्टिक के बिना ही चमक रहे थे और जिसे देखकर कोई भी उसको किस करने के लिए उतावला हो जाए। उसने गुलाबी रंग की छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसकी कमर के चारों ओर पूरी तरह से लिपटी हुई थी, जिसमें उसका परफेक्ट फिगर और भी परफेक्ट दिखाई दे रहा था। सौरव ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से उससे पूछा, हेलो मिस ब्यूटी, क्या नाम है तुम्हारा, मैं जान सकता हूँ? तन्वी ने अपने कोमल होठ खोलते हुए धीरे से कहा, मेरा नाम तन्वी है। वो बहुत घबराई हुई थी। वो इस घबराहट के मारे एकदम पीछे हट गई। उसके सामने खड़ा आदमी एक भूखे भेड़िए की तरह उसे देख रहा था, जिससे वो बुरी तरह से डर गई थी। वो सिर्फ समर के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसे किसी और को भी आज मालिश करना पड़ेगा। उसने अपने सामने खड़े युवक को खतरे का एहसास हो रहा था। उसके होंठ भी कांपने लगे थे। तन्वी के चेहरे पर घबराहट देखकर सौरव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो तुम तन्वी हो। ठीक है तन्वी, आओ और मेरी मालिश करो। उसने कई लड़कियों के साथ खेल खेला था, हालांकि स्वाभाविक रूप से वो बता सकता था कि उसके सामने खड़ी एक खूबसूरत लड़की बहुत मासूम है और उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। ये उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। उसने मन ही मन उत्साहित होते हुए कहा, मुझे ये खूबसूरत लड़की चाहिए, इसको मैं अपना बना कर ही रहूंगा। तन्वी ने अपना सिर ना में हिलाया और सौरव की मालिश करने के लिए रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए अड़बड़ाते हुए कहा, सेकंड यंग मास्टर, आई एम सॉरी, मैं आपकी मालिश नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मालिश करना ही नहीं आता। उसने पहले ही कसम खा ली थी कि वो सिर्फ समर की मालिश करेगी, अपनी मासूमियत को उसके सामने बचा कर रखेगी। वो किसी और की मालिश नहीं करेगी। नित्या भी उसको यहाँ धोखे से लेकर आई थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये समर के अलावा अब किसी को मालिश नहीं करना चाहती थी। भले ही उसने समर को इस पैलेस का मालिक और वर्मा परिवार का सेकंड यंग मास्टर था, और फिर भी वो तन्वी से रिक्वेस्ट का स्वीकार कर दिया था। अगर उसके जगह पर अभी कोई और लड़की होती तो वो सेकंड यंग मास्टर के पैसे और पावर के लालच में आ जाती, लेकिन तन्वी ऐसी नहीं थी। उसे सामान्य लोग पसंद थे जो समर की तरह खतरे का सामना करते थे और दूसरों की मदद करते थे। जब सौरव ने देखा कि तन्वी ने मालिश करने से इनकार कर दिया है तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें असंतोष से भर गई। उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तन्वी, क्या तुम अब यहाँ और काम नहीं करना चाहती? वो इस पैलेस का बॉस था और इस पैलेस में काम करने वाली सभी उसकी एम्प्लॉय थी। अगर उसे किसी भी लड़की के साथ एंजॉय करना होता तो उसको बस एक बार कहने की जरूरत थी। अगर वो काम करने वाली सभी लड़कियों को अपनी मालिश करवा चुका था, वो जिस लड़की से भी मालिश करवाता था उसको खुश कर देता था और उसको बहुत बड़ा इनाम भी देता था। लेकिन उसके सामने खड़ी ये लड़की ने एक मिनट में बिना सोचे समझे ही उसकी मालिश करने से इनकार कर दिया। इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई कि वैसे जवाब देने की। सौरव बहुत ज्यादा इसमें अपने आप को इंसल्ट महसूस कर रहा था। तन्वी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। उसकी घबराहट का फायदा उठाते हुए सौरव ने धीरे से कहा, अच्छा, अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मालिश करनी पड़ेगी। तन्वी ने फिर से साफ साफ मना करते हुए कहा, लेकिन आई एम सॉरी सर, मैं आपकी मालिश नहीं करूंगी, काम तो करना चाहती हूँ। तन्वी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और एक और कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ साथ अब डर भी आ गया था। उसने तय कर लिया था कि वो अपने सामने वाले आदमी की मालिश बिल्कुल भी नहीं करेगी, और वो इस के लिए उसे नौकरी से ही क्यों न निकाल दिया जाए। सौरव ने उसको दोबारा मना करते हुए देखकर गुस्से में गुर्राते हुए कहा, तन्वी, मैं इस क्लब का मालिक हूँ। अगर तुम्हें ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा।
तन्वी ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, आप चाहे मुझे अभी नौकरी से निकाल दें, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी। अभी भी उसको सनराइज पैलेस में काम करना शुरू ही किया था। उसके काम करने का एकमात्र कारण यह था कि वो समर से मिलना चाहती थी। समर ने पिछली बार उसे उसकी माँ को बचाने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, इसलिए वो बचे हुए पैसे उसे वापस करना चाहती थी। अगर समर तन्वी से मालिश करवाना चाहता तो वो मान जाती, लेकिन उससे पहले वो किसी और आदमी की मालिश नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ समर की है। सौरव ने गुस्से में तन्वी पर चिल्लाते हुए कहा, ए लड़की, तुमने मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे की? अब मैं भी देखता हूं कि तुम्हें मेरे हाथों कौन बचाता है। ये कहते हुए वो एक शैतानी मुस्कान के साथ तन्वी की तरफ चल दिया। क्योंकि अब जब तन्वी प्यार से नहीं मान रही थी, इसलिए सौरव ने बल प्रयोग करने का फैसला किया। वैसे भी उसने पहले भी इस तरह की लड़कियों के साथ डील किया था, जो पहले मना करती थी और फिर आराम से मान जाती थी। सौरव ने अपनी ओर आता हुआ देखकर तन्वी का सुंदर सा चेहरा बदल गया। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, रुक जाओ, रुक जाओ, अगर आप मेरे करीब आए तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। वो एक यूनिवर्सिटी की छात्र थी और वो अभी भी इमेच्योर लड़की थी। उसने पहले कभी ऐसे लोगों का सामना भी नहीं किया था। उसने सौरव जैसा कोई बेशर्म व्यक्ति कभी देखा भी नहीं था। उसके साथ वो आज तक किसी भी ऐसे लोगों ने जबरदस्ती भी करने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए उसको ये समझ ही नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। उसने उसको थोड़ा डराने के लिए धमकी दी कि वो जोर जोर से चिल्लाएगी। उसे लगा कि ये उसकी धमकी सुनकर सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा, लेकिन उसकी धमकी सुनकर सौरव की शैतानी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने उसी के ऊपर मुस्कान के साथ कहा, क्या कहा तुमने? तुम चिल्लाओगे? ठीक है, कोशिश कर लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। वो तन्वी की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया था। कुछ भी करके उसको पाना चाहता था। वैसे भी पूरे सनराइज पैलेस में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ जाकर तन्वी को बचा ले। सौरव ने तन्वी की बाह पकड़ी और उसको जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा। तन्वी ने उसे छूटने की बहुत कोशिश की और इसी छीना झपटी में उसकी बाह से कपड़ा थोड़ा सा फट गया। और जैसे ही उसने उसकी बाह पकड़कर उसको नीचे खींचने की कोशिश की, उसका कपड़ा फट गया और वो उसका सफेद कंधा सौरव की आंखों के सामने आ गया और सौरव की पकड़ और भी मजबूत हो गई। वो अपने इमोशंस पर और कंट्रोल नहीं रख पाया। उसने तन्वी के होठों पर जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। तन्वी ने जब देखा कि वो छूट नहीं पाएगी, उसने अपना हाथ उठाया और सौरव का चेहरा बुरी तरह से नोच लिया। उसके नाखून उसके चेहरे पर जोर से खरोंच कर रहे थे, जैसे उसके चेहरे से खून निकलने लगा। ये देखकर सौरव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लड़की, लड़की, तूने मेरे चेहरे को खरोंच करने की हिम्मत कैसे की? और उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए तन्वी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि तन्वी लड़खड़ाती हुई पीछे जा गिरी। उसका चेहरा सूज गया और वो सौरव की पकड़ से छूट गई और वो यहाँ वहां भागने लगी थी। क्या करेगी अब तन्वी? क्या सौरव उसे छोड़ देगा या फिर यहाँ पर कोई और ही बड़ा हंगामा होने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और दोस्तों, मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा है कि हम जो नई कहानी शुरू करना चाहते हैं उस कहानी का टाइमिंग क्या रखें, तो आप ये हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि नई कहानी की टाइमिंग हमें क्या रखनी चाहिए। आपकी सुविधा अनुसार हम उस कहानी का टाइम रखेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि उस कहानी का टाइम हमें क्या रखना चाहिए। और जो भी नए नए फ्रेंड्स आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमेशा नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, जो भी चैनल के साथ नए नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ अपने गांव और अपने शहर का नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें।